सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 का क्या कहता है? यह कहता है कि एविडेंस, सबूत, मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सबूत जो है किसी भी केस में दिया जा सकता है ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए। किस चीज के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए? ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, जितने भी फैक्ट इशू में है उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर डिक्लेयर्ड रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर। तो हमें यह पता चला किसी भी केस के अंदर जो कोर्ट के अंदर हम लोग सबूत देंगे वो किस पर्पस के लिए देंगे? वो हम ये साबित करने के लिए देंगे कि क्या कोई फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है या वो फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या कोई रेलेवेंट फैक्ट एग्जिस्ट करता है या वो नहीं करता है। इसी बात को सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य एक्ट सेक्शन 3 कहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी केस के अंदर हम सबूत दे सकते हैं किस चीज के एग्जिस्टेंस के लिए? सबसे पहला पॉइंट, फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस के लिए। फैक्ट इन इशू क्या होता है? किसी भी केस के अंदर जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फैक्ट्स इन इशू। जैसे फॉर एग्जांपल, ए को अगर चार्ज किया गया कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो क्या ए ने बी का मर्डर किया है? फैक्ट्स इन इशू है। क्या ए की इंटेंट थी बी का मर्डर करने की? फैक्ट्स इन इशू है। क्योंकि मर्डर के अगर हम लोग एसेंशियल्स देखें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ए की नियत होगी बी को मारने की, ए ने बी का मर्डर किया है। ये फैक्ट जो है, जो एक पार्टी कह रही है हां और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, उन फैक्ट्स को हम लोग कहते हैं फैक्ट्स इन इशू। अब इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सपोज दैट कि ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, ठीक है। तो मर्डर के तमाम इंग्रेडिएंट्स में से एक इंग्रेडिएंट ये भी है कि ए ने इंटेंट किया था बी को जान से मारने के लिए। ए की इंटेंशन थी कि ए ने बी को जान से मारना चाहता था वो। तो अब इस केस के अंदर क्या ए की इंटेंट थी बी को मारने की? क्या ए की नियत थी बी को मारने की? तो भाई ए तो कभी नहीं कहेगा कि मेरी नियत थी, ए तो डिनाई कर देगा एज अ डिफेंस, नहीं मेरी कोई नियत नहीं थी। अगर उस केस के अंदर इंटेंट के ऊपर क्वेश्चन उठता है, हो सकता है ये कोई और डिफेंस ले ले। फॉर एग्जांपल, जैसे उसके अंदर ये डिफेंस ले ले कि हम बी के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके हमने बी को मारा है, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो होगा फैक्ट इन इशू बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि उस केस के अंदर कितने फैक्ट्स को ए ने एडमिट करा है, कितने फैक्ट्स को ए ने एडमिट नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंटेंट के ऊपर सवाल उठता है, ए कहता है कि हमने बी को गलती से मार दिया, इंटेंशन नहीं थी बी को जान से मारने की, तो अब ये जो इंटेंशन हो गई ये क्या बन गया? फैक्ट्स इन इशू बन गया। क्योंकि ए इस बात को कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, प्रोसिक्यूशन कह रहा है उसकी इंटेंशन थी। क्योंकि अगर इंटेंशन साबित हो गई तो केस बन जाएगा मर्डर का। अगर इंटेंशन नहीं साबित हो पाई, पता चला कि ये केस है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का, तो सजा कम हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? फैक्ट्स इन इशू बन गया। तो अब ये जो फैक्ट्स इन इशू बन गया कि क्या ए की इंटेंट थी बी को जान से मारने की, अब इस इंटेंट को एग्जिस्टेंस के लिए, इस इंटेंट की एग्जिस्टेंस के लिए आप कोर्ट के अंदर एविडेंस दे सकते हैं कि हां ए की इंटेंट थी, ए बी को स्टॉक कर रहा था काफी दिनों से, ए ने काफी लोगों को लगाया हुआ था बी को स्पाई करने के लिए। ए ने बी का टाइम पता किया, जिस दिन मर्डर हुआ ए जो है बी को 2 घंटे से फॉलो कर रहा था। आप यहां पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हो? क्या किस चीज के एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस दोगे? कि ए की इंटेंट थी बी को मारने की, क्योंकि इंटेंट यहां पे क्या हो गया? फैक्ट इन इशू। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए को चार्ज किया गया है कि ए ने बी की रोलेक्स की वॉच चुराई है। ए को क्या चार्ज किया गया? कि ए ने बी की रोलेक्स की वॉच चुराई है। अब अगर आप देखेंगे कि चोरी के अंदर उसके जब हम एसेंशियल्स देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि चोरी जो है आईपीसी के अंदर एक मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, जो जिस इंसान के कब्जे में होती है उसके बिना कंसेंट के ले ली जाती है।
चोरी जो है आईपीसी के अंदर क्या बताया गया है कि किसी इंसान के कब्जे से उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप ले लेते हैं तो ये जो है आईपीसी के अंदर चोरी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ए को चार्ज किया गया है कि ए ने बी की रोलेक्स की घड़ी चुराई है, ए कहता है कि बी की कंसेंट थी, क्योंकि जो सेक्शन 378 है आईपीसी के अंदर उसके अंदर कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके कब्जे में वो घड़ी थी उसने कंसेंट दे दी होगी तो ये चोरी नहीं होगी, अगर उसने कंसेंट नहीं दी तो ये चोरी हो जाएगी। तो ये एसेंशियल्स क्या हुआ, कंसेंट दी कि नहीं दी, ये क्या बन गया, फैक्ट इन इशू। ए कह रहा है हाँ बी ने हमें कंसेंट दी थी, बी कह रहा मैंने कंसेंट नहीं दी थी, क्या बन गया, फैक्ट इन इशू। यही फैक्ट तो इशू में है ना दोनों के बीच में, ये क्या बन गया, फैक्ट इन इशू। अब इसको इसके एग्जिस्टेंस के लिए अगर आप कोर्ट में कोई एविडेंस देंगे, अब इसके एग्जिस्टेंस के लिए अब आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ मैंने आने से पहले तुम्हें मैसेज करा था, कॉल करा था, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेज है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रोलेक्स की घड़ी लेने आ रहा हूं, मैं 2 दिन रखूंगा, तुमने कहा था। इससे आप क्या साबित कर रहे हो कि बी ने कंसेंट दी थी, क्योंकि कंसेंट जो है फैक्ट्स इन इशू है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 3 बीएसए का क्या कहता है कि आप किसी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, किस चीज के लिए, फैक्ट्स इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कोर्ट के अंदर सबूत देंगे। पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया, फैक्ट्स इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए हम सबूत दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, उस जगह पे भी हम एविडेंस दे सकते हैं जहां पे हम रिलेवेंट फैक्ट्स के, यानी उन फैक्ट्स के जिनको इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए ने रिलेवेंट बताया है, उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए भी कोर्ट में सबूत दे सकते हैं। वो कौन से फैक्ट्स होते हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। तो अब जैसे इसी केस में जहां पे ए को चार्ज किया गया बी के मर्डर के लिए, तो यहां पे उसकी इंटेंट फैक्ट इन इशू हो गया। लेकिन अब ए ने जब बी का मर्डर किया था उसके बाद ए को खून लगे हुए चाकू के साथ देखा गया, बी की गर्दन कटी हुई थी, बी को चिल्लाते हुए सुना, ए को भागते हुए देखा गया। ये क्या है, रिलेवेंट फैक्ट्स है। इनके लिए भी आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर ए को चार्ज किया गया है बी की घड़ी चुराते हुए, बी की घड़ी को चुराने के लिए ए को चार्ज किया गया है, तो इसमें भी रिलेवेंट फैक्ट्स के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, यानी जो फैक्ट्स इस केस के अंदर रिलेवेंसी रखते हैं। जैसे ए को उसकी घड़ी के साथ भागते हुए देखा गया, ए जो है उस घड़ी को ले जाके उसने किसी और को बेच दिया, ये सारे क्या है, ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 5 से 55 के बीच में बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट्स जो होंगे वो किसी भी केस के अंदर रिलेवेंट होंगे। तो उसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के लिए हम कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं।